हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हर साल 10 लाख से भी ज़्यादा लोग बैंकर बनने का सपना देखते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग तो देखा देखी में फॉर्म भर देते हैं, लेकिन अराउंड 1 लाख लोग होते हैं जो सीरियस होते हैं इस सपने के लिए। लेकिन उन 1 लाख में से भी हर साल 20 से 25 हज़ार लोग ही अपना सपना पूरा कर पाते हैं। तो ये 20 हज़ार लोग ऐसा अलग क्या करते हैं कि जो बाकी लोग हैं उनसे ये आगे निकल जाते हैं और अपना सिलेक्शन पक्का कर लेते हैं। ऐसा क्या है जो इन 20 हज़ार लोगों को बाकी लाखों लोगों से अलग बनाता है? जब ये सारे सीरियस एस्पिरेंट्स अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं तब सारे ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे होते हैं, लेकिन इनमें से 20 से 25 हज़ार लोग जो इवेंचुअली अपना सिलेक्शन ले पाते हैं, ये कुछ ऐसा करते हैं जो बाकियों से अलग होता है। सिर्फ 3 या 4 चीज़ें ऐसी हैं जो ये अपनी बैंकिंग प्रिपरेशन में फॉलो करते हैं और उसकी वजह से इनका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। तो ये 3-4 चीज़ें जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये होती है डेडिकेशन, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और कंसिस्टेंसी। अब डेडिकेशन उन लोगों में ही आएगी जो इस सपने को लेके सीरियस हैं। वही लोग हार्ड वर्क भी करेंगे। उन सब लोगों के लिए स्मार्ट वर्क मेरे जैसे कुछ लोग कर देते हैं आपको स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करके। तो आपको अलग से स्ट्रैटेजी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो स्ट्रैटेजीज मैं आपको बना के देता हूँ, आप उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करें और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। अब लास्ट में बच जाती है कंसिस्टेंसी। लोग जब अपनी प्रिपरेशन नई स्टार्ट करते हैं तो उनको मोटिवेशन होता है इस जॉब के लिए, इस सपने के लिए। लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता है और प्रिपरेशन हर रोज करनी पड़ती है तो बहुत से लोग इसमें हार मान लेते हैं। वो लोग जो इसमें टिके रहते हैं और एग्जाम डे तक अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते हैं, वही लोग आगे जाके सिलेक्ट होते हैं। जितने भी लोग सिलेक्ट होते हैं इन सब में एक चीज़ और कॉमन होती है, जो कि होता है एक डेली रूटीन। एक बैंकिंग एस्पिरेंट जो बिल्कुल सीरियस है अपनी प्रिपरेशन को लेके, वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ही अपना डेली रूटीन फिक्स कर लेता है और उस रूटीन को हर रोज फॉलो करता है, बिना एक भी दिन स्किप किए, बिना एक भी दिन मिस किए। इसी को हम कंसिस्टेंसी बोलते हैं कि आप जिस दिन से प्रिपरेशन स्टार्ट करें उस दिन से लेके एग्जाम डे तक अपनी प्रिपरेशन हर रोज करें और उतनी ही करें जितनी आप डे 1 पे कर रहे थे। कंटिन्यू रखें और बीच में स्किप ना करें, बीच में उसको छोड़ ना दें। 2019 में जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब भी IBPS PO का एग्जाम अक्टूबर मिड में था। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन 1 सितंबर से स्टार्ट की थी, बिल्कुल एक रूटीन बना के, एक रूटीन को फॉलो करके। मुझे भी अराउंड 45 डेज का टाइम मिला था प्रीलिम्स के लिए एंड उसके बाद और 45 डेज का टाइम मिला था मेंस के लिए। तो इस वक्त भी सेम ही सिचुएशन है। आपका जो IBPS PO का एग्जाम है वो मिड अक्टूबर में होगा और जो IBPS PO मेंस है वो नवंबर एंड में होगा। तो आपके पास भी बिल्कुल उतने ही दिन है जितने दिन मेरे पास थे अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो स्टडी रूटीन जो मैं फॉलो करता था अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, जिस रूटीन से मैंने IBPS PO की प्रिपरेशन की थी और इवेंचुअली वो एग्जाम क्वालिफाई किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पूरा स्टडी रूटीन बताऊंगा कि सुबह से लेकर रात तक का मेरा क्या रूटीन होता था, जिसमें पढ़ाई का क्या क्या टाइम होता था एंड कौन से सेक्शंस मैं पहले करता था, कौन से सेक्शंस मैं बाद में करता था। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैं उन लोगों में से नहीं था जो सुबह जल्दी उठना प्रेफर करे। मैं सुबह अराउंड 9 बजे उठता था, कोई बहुत जल्दी नहीं उठता था। तो 9 बजे उठ के 10 बजे तक फ्रेशन अप होके ब्रेकफास्ट करके मैं 10 बजे से पढ़ने बैठता था। अब आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे ये बताते हुए कि सबसे पहली चीज सुबह उठ के क्या करनी चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं इस थ्योरी में बिलीव नहीं करता। हम जब सुबह उठते हैं तो हमारा दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश होता है, सबसे ज्यादा रेडी होता है काम करने के लिए। हम सबसे ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, कॉन्फिडेंट फील कर रहे होते हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे होते हैं। तो मेरे हिसाब से सुबह आपको सबसे पहली चीज वो पढ़नी चाहिए जो आपको सबसे मुश्किल लगती है या आपको सबसे कम इंटरेस्टिंग लगती है या आपको उसमें टाइम लगता है। तो आपको सबसे पहले वो चीज उठानी चाहिए। मेरे केस में मैं 10 बजे क्वांट्स पढ़ना शुरू करता था, क्योंकि मुझे क्वांट्स अच्छी लगती थी, लेकिन क्वांट्स में जो मेरे अटेम्प्ट्स होते थे वो कम होते थे। मेरे को कंसेप्ट ठीक ठाक समझ आते थे लेकिन मेरी स्पीड कम थी। तो इस वजह से मैंने सुबह सुबह सबसे पहली चीज क्वांट्स करना सही समझा। अब मैं क्वांट्स को 2 घंटे का टाइम देता था, तो इन 2 घंटे को भी आप डिवाइड कर सकते हैं। मैं जैसे करता था, मैं स्टार्टिंग के 20 मिनट अप्रोक्सीमेशन के कुछ क्वेश्चंस करता था, उसके बाद 20 मिनट नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस करता था। जो मेरे पास टाइम बच गया 1 घंटा और 20 मिनट, उस 1 घंटा और 20 मिनट में मैं अरिथमेटिक के टॉपिक सीखता था। तो मैंने 1 दिन लगाया अरिथमेटिक का एक पूरा टॉपिक खत्म करने में। फॉर एग्जाम्पल रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैंने स्टार्ट किया, उस पूरे टॉपिक को मैंने इन 1 घंटा 20 मिनट में खत्म किया यूट्यूब से या किसी भी बुक से। एंड उसके बाद सेकंड डे पे जब मैं सेम पैटर्न फॉलो करता था तो इन 2 घंटे में मैं फिर से 20 मिनट अप्रोक्सीमेशन को देता था, 20 मिनट नंबर सीरीज को, और जो बचा हुआ 1 घंटा 20 मिनट है उसमें मैं पिछले दिन की जो अरिथमेटिक पढ़ी है उसकी प्रैक्टिस करता था। जैसे प्रीवियस डे पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा तो आज सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करनी है, बेसिक से एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चंस। अगर वो मुझसे हो पाते थे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मुझसे नहीं हो पाते थे तो मैं नेक्स्ट डे फिर से अरिथमेटिक में उसी टॉपिक को पढ़ता था। तो इस तरह से मैं दिन के स्टार्टिंग के 2 घंटे सबसे पहले क्वांट्स को देता था, क्योंकि मुझे ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल लगता था और इसमें मेरी स्पीड थोड़ी कम थी, तो इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत थी। तो इसलिए सबसे पहली चीज क्वांट्स।
उसके बाद 12 बजे से 12:30 बजे तक मैं 30 मिनट्स का एक ब्रेक लेता था, जिसमें मैं टीवी देख लेता था या यूट्यूब देख लेता था। आप इस ब्रेक में कुछ भी ऐसा करें जिससे कि आपका माइंड फ्रेश हो जाए, लेकिन आपको ये चीज़ फिक्स रखनी है कि 12:30 मतलब 12:30। आपको किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना कि 12:30 तक ब्रेक था लेकिन 1 बजे तक कर लिया, ये सब बिल्कुल नहीं करना। जो भी आप अपना ब्रेक का टाइम रखेंगे उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें और उसके इमीडिएट बाद दोबारा पढ़ाई शुरू करें। इसके बाद 12:30 बजे से 2:30 बजे तक मैं रीजनिंग पढ़ता था। रीजनिंग मुझे अच्छी लगती थी, रीजनिंग मुझसे थोड़ी जल्दी भी सॉल्व होती थी और रीजनिंग के कंसेप्ट्स भी मुझे थोड़ी जल्दी समझ आते थे। क्योंकि मुझे रीजनिंग बहुत अच्छी लगती थी तो इसीलिए मैंने इसको एकदम कॉन्ट्स के बाद रखा। अगर मैं कॉन्ट्स के बाद कोई और ऐसी चीज रख लूँ जो मेरे को टफ लगती है तो मेरा माइंड उतने अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा, उसमें एनर्जी लेवल कम लगेगा एंड पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले अगर आपने मुश्किल टॉपिक उठा लिया तो सेकंड शिफ्ट में मतलब 12:30 से 2:30 बजे तक आपको ऐसा टॉपिक उठाना है जो आपको ईजी लगे। ये आपके लिए कुछ भी हो सकता है, रीजनिंग, कॉन्ट्स, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। तो इस टाइम पे वो टॉपिक उठाना जो आपको अच्छा लगे, जो आपको ईजी लगता हो पढ़ना और जो आपको जल्दी समझ आता हो। रीजनिंग के भी जैसे 2 आवर्स दिए हैं मैंने, तो इन 2 आवर्स में भी मैं सेम चीज करता था। 40 मिनट्स में देता था मिसलेनियस पार्ट को और बचा हुआ 1 आवर 20 मिनट्स में देता था पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट को। इसमें भी सेम अप्रोच थी, पहले देखना कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है, उसके बाद इजी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, उसके बाद टफ क्वेश्चंस पे जाना। तो आपको भी सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। उसके बाद 2:30 से 3:30 तक मैं ब्रेक लेता था। इस ब्रेक में मैं लंच भी करता था और थोड़ा बहुत टीवी देख लिया ताकि थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए, थोड़ा पढ़ाई से ध्यान हट जाए, ताकि जब दोबारा पढ़ने बैठे तो एकदम कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ पाए। उसके बाद 3:30 बजे मेरा मॉक का टाइम होता था। तो 3:30 बजे मैंने एक मॉक टेस्ट उठाया, उसको सॉल्व किया। 1 घंटे का मॉक होता था, तो 3:30 से 4:30 तक मॉक खत्म हो गया और 4:30 के बाद 1 घंटा मैं उस पर एनालिसिस में टाइम लगाता था। एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आपने मॉक किया उसमें जो मिस्टेक्स की और जो क्वेश्चंस छोड़ दिए उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि ये क्वेश्चंस आपने नहीं किए, क्यों नहीं किए, आपको आते नहीं थे या आपने गलत कर दिए। तो ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मॉक एनालिसिस को लेकर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको बताऊं कि एनालिसिस किस तरह से करना है ताकि आपका बेस्ट आउटपुट आ पाए, तो मैं जरूर बनाऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जब भी मॉक करेंगे उसको बिल्कुल एनर्जी के साथ करना और जब आप मॉक खत्म कर देंगे 5:30 बजे तक एनालिसिस भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा ब्रेक लेना जरूरी है क्योंकि आपने काफी ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज कर ली है मॉक करने में। तो मैं 5:30 से 6:30 बजे तक ब्रेक लेता था। उसके बाद मैं 6:30 बजे से 7:30 बजे तक सिर्फ 1 घंटा देता था न्यूज़पेपर एंड जनरल अवेयरनेस को। अब जो लोग जीए डेली के डेली पढ़ते हैं, हर रोज वाली पीडीएफ पढ़ते हैं, उसको वीकली बेसिस पे रिवाइज करते हैं, फिर उसको मंथली बेसिस पे रिवाइज करते हैं, तो उनके लिए दिन का सिर्फ 30 मिनट्स इनफ है जीए के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरा महीना जीए नहीं पढ़ेंगे, लास्ट में आके सिर्फ मंथली पीडीएफ उठा के उससे पढ़ना शुरू करेंगे। तो आपको उस केस में जीए में ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि मैं डेली जीए पढ़ता था तो मैं 30 मिनट्स जीए को देता था, 10-15 मिनट्स उसके एमसीक्यूज करता था और बाकी 20 से 30 मिनट्स में न्यूज़पेपर पढ़ता था। न्यूज़पेपर पढ़ने का मेरा एम होता था अपनी इंग्लिश रीडिंग स्पीड थोड़ी फास्ट करना, थोड़ी ज्यादा चीजें समझना, क्योंकि न्यूज़पेपर में वैरायटी ऑफ टॉपिक्स होते हैं। तो मैं चाहता था अपनी नॉलेज थोड़ी और इंक्रीज करना। तो मैं न्यूज़पेपर इस पर्पज से पढ़ता था कि मेरी नॉलेज थोड़ी और इंक्रीज हो और मेरे को अलग अलग टॉपिक्स के बारे में पता लगे। साथ ही साथ इंग्लिश की स्पीड भी बढ़ती है और आप एडिटोरियल पढ़ते हैं तो आपको इंग्लिश पे कमांड भी और अच्छी हो जाती है। इसके बाद 7:30 से 8:30 बजे तक मैं ब्रेक लेता था और इस बीच में मैं डिनर भी करता था। इसके बाद 8:30 बजे से मैं इंग्लिश पढ़ता था। अब क्योंकि मैंने स्कूल में इंग्लिश पढ़ी है, कॉलेज में भी इंग्लिश पढ़ी है, तो मेरे लिए इंग्लिश को ज्यादा टाइम देना जरूरी नहीं था। मेरी इंग्लिश ठीक ठीक थी, तो इसीलिए मैं इंग्लिश को 1 ही घंटा देता था 8:30 से 9:30 बजे तक, क्योंकि मेरे लिए वो मोर देन इनफ था। क्योंकि जब मैं इतना पढ़ के मॉक्स देता था तो मेरे मॉक्स में इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आते थे, तो इसलिए मुझे पता लग गया था कि इंग्लिश में और टाइम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंग्लिश मेरी ठीक है। तो उस वजह से मैं इंग्लिश को 1 घंटा देता था। अब ये जो 9:30 से 10:30 बजे का टाइम है, इसमें मेरे पास 1 घंटा और बचा, तो इसमें मैं वो टॉपिक करता था जो मेरे को उस दिन में ऐसा लगता था कि ये मेरा सबसे वीक टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने मॉक का एनालिसिस किया तो उसमें मेरे को दिखा कि मेरे को प्रॉफिट लॉस में प्रॉब्लम आ रही है। जो 9:30 से 10:30 बजे तक का टाइम है, इसमें मैं उस एक टॉपिक को करता था। जैसे प्रॉफिट लॉस में प्रॉब्लम आई तो प्रॉफिट लॉस का टॉपिक किया, उसको देखा, उसके कंसेप्ट सीखे और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे। तो इस 1 घंटे को मैं रखता था उस चीज के लिए जो मेरे को दिन में वीक लगी, जिसपे मेरे को थोड़ा ज्यादा काम करने की जरूरत है, ताकि वो टॉपिक भी मेरा स्ट्रांग हो जाए। और इस तरह 10:30 बजे मेरी पढ़ाई खत्म हो जाती थी। इसके बाद मेरे पास टाइम होता था ब्रेक लेने का, यूट्यूब पे कुछ देखने का या कोई सीरीज देखने का। तो ये सब चीजें भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने शेड्यूल के साथ स्ट्रिक्ट रहना है कि अगर आप 10:30 बजे तक पढ़ाई खत्म कर देते हैं तो आप मैक्सिमम 11:30 या 12 बजे तक सो जाएं, ताकि आप नेक्स्ट डे सुबह फ्रेश उठें और दोबारा से अपना रूटीन फॉलो कर पाएं। अगर आप रात को लेट सोएंगे तो आप नेक्स्ट डे रूटीन फॉलो नहीं कर पाएंगे एंड फिर ये पूरा रूटीन आपके किसी काम का नहीं रहेगा। तो आपको इन टाइम के हिसाब से एकदम फिक्स रहना है। जरूरी नहीं है कि आप सेम टाइम शेड्यूल फॉलो करें, इसको आगे पीछे कर सकते हैं,
टॉपिक्स को भी आगे पीछे कर सकते हैं। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सुबह सबसे पहले जब आप पढ़ना शुरू करें तो ऐसा टॉपिक उठाएं जिसमें आपको प्रॉब्लम होती हो, जो आपको थोड़ा मुश्किल लगता हो। उसके बाद जैसे मैंने बताया उस तरह से आप कर सकते हैं। बस लास्ट में इतना ही बोलना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है आपके सिलेक्शन में। अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं कंसिस्टेंटली एग्जाम डे तक, मैं ये श्योरली बोल सकता हूँ कि आपका एग्जाम क्लियर होगा। आपको सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक सकता। बस इस शेड्यूल को हर रोज फॉलो करना है। जैसा आप अपना शेड्यूल फिक्स करेंगे उसको उसी तरह से फॉलो करना है। यही डिफरेंस लाएगा आप में और बाकी सब कैंडिडेट्स में जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो इसको फॉलो करना जरूरी है। और कुछ लोग अभी ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि अभी बहुत कम टाइम बचा है एग्जाम को, तो इस बार नहीं अगली बार करेंगे। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि मैंने भी अपनी प्रिपरेशन 1 सितंबर को स्टार्ट की थी, जब IBPS PO का प्रीलिम्स एग्जाम मिड अक्टूबर में था जैसे इस साल है, और अभी 1 सितंबर आई भी नहीं है। तो आपके पास इनफ टाइम है। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। इस शेड्यूल को लेके, कोई स्ट्रैटेजी को लेके या बैंकिंग से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। और साथ ही साथ यूट्यूब वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं वहां पे भी आपका जवाब जरूर दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।